रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। सीबीआई की रेड 30 ठिकानों पर अलग अलग लगातार जारी है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। दिल्ली में सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। देश भर में 30 ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में सत्यपाल मलिक के आवास पर कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मामले में ये एक्शन देखने को यहां मिला है। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई की रेड चल रही है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मामले को लेकर ये पूरी रेड चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्यपाल मलिक से सीबीआई पूछताछ करेगी, बातचीत करेगी। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय कुमार जी, आपका इंडिया हिंदी पर एक बार फिर से स्वागत है। अभय जी, आपको आवाज आ रही है? चुनाव विश्लेषक हैं बिल्कुल अभय कुमार जी आपका, और साथ ही साथ बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहसिन खान भी जुड़ गए। सबसे पहला मेरा सवाल अभय कुमार जी आपसे ही है। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही गवर्नर बनाए गए। अब उनके घर पर सीबीआई ने एक बड़े मामले को लेकर रेड की है। क्या इसके पूरे मायने हैं? जबकि यह बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सत्यपाल मलिक ने खुद उजागर किया था कि उनको 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसमें 150 करोड़ की एक फाइल अंबानी की थी और 150 करोड़ की दूसरी फाइल आरएसएस से जुड़े किसी बड़े शख्स की थी। ये बात सत्यपाल मलिक की तरफ से कही गई थी। जी देखिए, अगर हम बात करें तो सत्यपाल मलिक जी को सामने में आकर के सफाई दे देनी चाहिए। अगर कोई सीबीआई की जांच हो रही है तो उसमें उनको बेदाग निकलने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जी। अगर हम पर कोई जांच बैठ रही है तो मैं चाहूंगा कि जांच हो जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझ पर ही कोई जांच बैठ जाए तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल मेरी जांच हो, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरी जांच हो। लेकिन अब जब इलेक्शन का समय है और हाल के दिनों में जब जी। सतपाल मलिक साहब का जो है सरकार के प्रति रुख है, सरकार के प्रति रेटोरिक है, या वो केवल मतलब कुछ ऐसी बातें वो बोल चुके हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो मतलब कि पॉलिटिकल एंगल भी जी। लिया जा सकता है। देखिए, इसको दोनों तरफ से लिया जा सकता है। पॉलिटिकल एंगल देने वाले पॉलिटिकल एंगल की तरफ से देखेंगे, लेकिन जांच को सही दिशा में ले जाने वाले लोग उस दिशा में देखेंगे। जी। तो मैं जांच को किसी भी व्यक्ति को पर अगर जांच की बात उठती है तो उसको सामने में आकर के खुद कहना चाहिए। मैं दो उदाहरण दूंगा राजेश पायलट साहब से। राजेश पायलट साहब पर भी एक बार जांच की बात उठी थी, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब। उन्होंने कहा था सबसे पहले मेरी जांच कीजिए। उन्होंने खुद कहा था कि सबसे पहले मेरी जांच कीजिए। तो जांच से अगर मैं गलत नहीं हूं तो जांच से ना मैं भागूंगा, ना मुझे भागने का कोई कारण बनता है। अब ऐसा नहीं बोला कि सतपाल मलिक जी से भाग रहे हैं, लेकिन हाँ, सतपाल मलिक जी हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में है। आपको याद होगा कि यूपीए सरकार में अमिताभ बच्चन जी को भी एक प्रकार की सरकार का कुछ दिया गया था, शपथ दिया गया था, या कुछ इनकम टैक्स का कुछ दिया गया था जब वो हॉस्पिटल में थे। तो इस तरह की बात होती रहती है। माना कि सीबीआई ने किया है, या 2022 का मामला है, ऐसी बात नहीं कभी का मामला है, या 2022 का मामला, इसके आधार पर अभी किया जा रहा है। तो ऐसा कहना कि अभी एक नया केस बनाकर के इनको किया जा रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। पुराना केस है, उन्होंने खुद उसमें कहा है कि भैया मुझे 300 करोड़ तक का मैंने उसको मुझे मतलब किया गया था, आलोक जी, आलोक जी, उनकी तरफ से अभी ट्वीट आ गया है। उन्होंने ट्वीट करके खुद कहा है कि मैं 3 से 4 दिन से अस्पताल में भर्ती हूं। मुझे और मेरे करीबियों को परेशान किया जा रहा है। किसान का बेटा हूं, किसानों के हित में बोलता रहूंगा। इन तमाम बातों का जिक्र किया है। मैं आलोक जी आपके पास आता हूं। आलोक जी, वो आप ही की सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि उनको उनके द्वारा दिए गए बयानों की सजा मिल रही है, या उन्होंने जो सनसनीखेज खुलासा खुद किया था कि मुझे 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, इस पूरे मामले को लेकर के उन्हीं पर गाज घेरी जा रही है? देखिए, अगर उनको 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात हुई थी तो उसी कड़ी की तहकीकात हो रही है। कौन लोग थे, क्यों थे, किस कारण से उनको 300 रुपए और किस लिए दिया जाने की पेशकश की गई थी, उन्होंने ही खुलासा किया है। तो उनसे, उनके द्वारा ही ये पूरी चीज की तहकीकात की जानकारी लेनी है।
जी। अगर वो पाक साफ है तो जैसा कि अभी चुनाव विशेषज्ञ ने अक्षय जी ने कहा, अभय कुमार जी कि ने, अगर वो पाक साफ है तो वो पाक साफ ही निकलेंगे। जी लेकिन सहयोग तो करें कि जी जब ये 300 करोड़ का मामला आया था जी तो इसका निराकरण तो होना चाहिए, जी। इसकी जांच तो होनी आलोक चाहिए जी, कि कौन जब लोग थे इसमें। आलोक जी, जब सत्यपाल जी। मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उस दौरान वो बीजेपी और बीजेपी सरकार के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिए थे। उस वक्त देश में चुनाव थे, उस दौरान उनको उनके पद से नहीं हटाया गया, लेकिन जैसे ही वो हटते हैं उन पर एक के बाद एक, क्योंकि इससे पहले भी उन पर सीबीआई की रेड पड़ चुकी है, छापेमारी हो चुकी है। ये सवाल इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। सीबीआई की रेड हुई तो उसमें अभी तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है ना। जी। तो अगर किसी के ऊपर शक होता है तो उसकी जांच तो होनी है। और एक चीज निश्चित है जी कि नरेंद्र मोदी जी के रेजिम में किसी ने भी अगर कभी भी स्टेट एक्सचेकर के पैसे के साथ किसी भी तरीके की खिलवाड़ की है जी तो उसको तो हम पड़ताल से भी खोद के ले आएंगे, लेकिन न्याय करेंगे स्टेट का और सेंटर के पैसे का। जी। तो अगर इन्होंने 300 करोड़ की बात की है, कौन थे ये लोग? नहीं, वो क्यों बोल रहे हैं ना, पेशकश उन्होंने कर कहा रहे कि थे? 150 करोड़ रुपए की जो फाइल है वो अंबानी कंपनी की थी, और जो दूसरी 150 करोड़ रुपए की फाइल थी वो आरएसएस से जुड़े एक शख्स की थी। उन्होंने इस बात को कहा है। जी, अंबानी से अगर जुड़ी हुई फाइल थी, कोई तो उसको लेके आगे बढ़ा होगा। जी कौन सा शख्स था जो इनके पास पहुंचा था? जी ये सारी चीजें बाहर आनी चाहिए। और जो मंत्री थे सरकार में आरएसएस से जुड़े हुए, जैसा कि उन्होंने कहा, वो किसके थ्रू आए थे, कौन आया था इनके पास, ये सारी जानकारी जब ये देंगे तभी तो उनके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। जी। तो इसी इसमें क्या 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 दिक्कत है उनको ये सब चीज बताने में? जी जब वो सारी चीजें जानते हैं, अडानी का और उस मंत्री का नाम ले रहे हैं, तो जी। वो खुद तो आए नहीं होंगे अडानी जी। आलोक जी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि बीजेपी के इतने चहेते, उनको राज्यपाल बना दिया जाता है, उसके बाद अचानक बीजेपी का उनसे मोहभंग, उनका बीजेपी से मोहभंग आखिर क्यों हो जाता है? देखिए गौरव जी, ये प्रश्न तो आपने बहुत कठिन किया है जी आज के दौर में, इस कलयुगी दौर में। कौन आदमी, कौन पॉलिटिकल पार्टी किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ तालमेल कर लेगा, किसको छोड़ देगा, ये सब बातें बेमानी हो चुकी है, बैक सीट ले चुका है। शुचिता, प्रिंसिपल, ये सब चीजों का अब कोई मायने नहीं रह गया है। जी। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है। जब तक वो थे हमारे साथ तब तक तो उनको सब चीज ठीक लग रहा था, बाद में उनको सारी चीजें याद आने लगी। पुलवामा भी उनको बाद में ही याद नहीं, आया। वही मैं कह रहा हूँ, पुलवामा उस दौरान ही उन्होंने कहा था, पुलवामा को लेकर उन्होंने बड़ा जो बहुत बड़ी बात कही थी। राज्यपाल रहते हुए नहीं बोला था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा राज्यपाल रहते बोला, उन्होंने कहा कि राज्यपाल के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया कि जब मैं वहां राज्यपाल था उस दौरान पुलवामा हमला हुआ, उसको लेकर उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया। अगर उनको इतनी ही सोच थी पुलवामा के प्रति और इतना ही डर था, तो राज्यपाल रहते हुए अपने पद से त्याग पत्र देके कहते कि ये हुआ है मेरे साथ। जी। क्यों उस समय सब नहीं कुछ बोले? जी। बाद में बोलने का क्या मतलब था? जी। उस समय अगर बोलते तो शायद कुछ कार्रवाई भी हो जाती। जी। आलोक जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता मोहसिन खान जुड़े हुए हैं, उनसे इस बात के बारे में जान लेते हैं, इसको विश्लेषण वो अच्छे से कर सकते हैं। मोहसिन, जिस तरीके से आलोक जी कह रहे हैं कि जब वो राज्यपाल से पद से हटे उसके बाद उन्होंने पुलवामा को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया, तभी क्यों नहीं किया? देखिए गौरव, इसमें दो चीज़ें हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक जी लगातार राज्यपाल जो रहे हैं सत्यपाल मलिक, उनको लेकर जो बयान दे रहे हैं, देखिए जब वो जम्मू कश्मीर से हटे तो वो दूसरे राज्य के राज्यपाल थे। राज्यपाल दूसरे स्टेट का रहते हुए उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर न केवल सवालात उठाए थे, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगाया था। मेघालय का राज्यपाल जब वो थे तो उस वक्त भी उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था और कहा था किसानों के बीच में जाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि मैं आपके लिए 5 से 10 मिनट तक प्रधानमंत्री से लड़कर आया हूँ, क्योंकि मैंने कहा उनसे कि 500 किसानों की मौत हो चुकी है, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने मुझे ये जवाब दिया कि मेरे लिए थोड़े ही मरे हैं। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार पद पर रहते हुए करते रहे। सवाल मेरा यही है आलोक जी से
कि भले ही वो एक स्टेट से हटके दूसरे स्टेट का आप उन्हें राज्यपाल बनाते रहे, लेकिन उनकी बयानबाजी कम नहीं हुई, बल्कि वो लगातार सरकार और सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ जहर उगलते रहे। उस वक्त आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मई 2023 से ये कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। गौरव, थोड़ा सा इसे किरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 287 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें 624 मेगावाट बिजली बननी थी। और जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए थे, उन्होंने ये कहा था कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, जो अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली है, उसकी एक फाइल थी जिसके लिए 150 करोड़ की पेशकश की गई, दूसरी एक फाइल थी उसके लिए 150 करोड़ की पेशकश की गई, और उसमें उन्होंने आरएसएस नेताओं के नाम लिए थे। लेकिन वो बात अलग है कि बाद में जो है सत्यपाल मलिक ने जो आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का नाम लिया था, उस पर उन्होंने माफी मांगी थी और वो बैकफुट पर आए थे। और ये 300 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर उन्होंने खुद शिकायत की थी। और जैसा आलोक जी जिक्र कर रहे थे, मैं आलोक जी से ये एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि जो सीबीआई की रेड हो रही है, रेड का मतलब ये होता है कि अगर आप दोषी हैं तो आपके यहाँ छापेमारी की जा रही है। जैसा वो जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो पार्ट साफ है तो आकर वो उस जांच में सहयोग करें। जांच दूसरा पहलू हुआ और छापेमारी दूसरा पहलू हुआ। अगर आपको जांच करनी है, पूछताछ करनी है, उसके लिए आपको नोटिस भेजना होगा। छापेमारी का मतलब ये हुआ है कि आपको उन्हीं के ऊपर शक है या उनके करीबियों पर शक है। मोहसिन, अभय जी, मैं आपसे एक बहुत सूक्ष्म, मैं आप तीनों अपने पैनलिस्ट से सूक्ष्म मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। अभय जी, आपसे एक राजनीतिक टिप्पणी मैं चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्यपाल मलिक के यहां पर सीबीआई की छापेमारी क्या जाट वोट बैंक छटक सकता है? बहुत सूक्ष्म मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक राजनीतिक टिप्पणी आपसे चाहता हूं। जी देखिए, इसको इतने बड़े पैमाने पर करना कि इससे जाट वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाएगा, वैसा तो मैं मान के नहीं चल रहा हूँ जी। लेकिन हाँ, एक बात हुआ कि विपक्ष को बैठे बैठा बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और विपक्ष इसको पूरा तरह कैश करने का प्रयास करेगा। और एक तो मैं बात और बता रहा हूँ कि सत्यपाल मलिक जी को जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट का गवर्नर बनाया गया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, और उतना ही नहीं, जब 370 को रिवोक किया गया था उस समय गवर्नर वही थे। और जब से आप जम्मू कश्मीर का 1965 की तरफ से अगर इतिहास उठा के देखें तो दूसरे राजा महाराजा कर्ण सिंह के अभय जी, इसीलिए मेरा ये सवाल था आपसे जी, इन तमाम चीज़ों के चलते मैंने आपसे ये सवाल किया, सूक्ष्म टिप्पणी चाहिए, क्योंकि जब सत्यपाल मलिक वहाँ के गवर्नर थे उस दौरान ऐतिहासिक काम हुए। 370 और 35A जैसे बड़े कानूनों पर चर्चा हुई, उनको हटाया गया वहाँ से, और ये सब सत्यपाल मलिक के दौरान ही हुआ। तो इसलिए उनके कार्यकाल के दौरान वहाँ बड़े काम हुए हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे था कि क्या मलिक होने के नाते क्या जाट वोट बैंक छटक सकता है? एक आखिर में मैं आलोक जी आपसे एक सूक्ष्म टिप्पणी चाहूँगा, राजनीतिक टिप्पणी आपसे भी चाहूँगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सत्यपाल मलिक पर सीबीआई ने रेड की है, इसका राजनीति पर कोई असर पड़ेगा, चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? सूक्ष्म है। देखिए गौरव जी, मेरे हिसाब से इसका 2024 पर कोई असर नहीं, और जाट वोट बैंक पर कोई, ये जाट के बहुत बड़े लीडर तो कभी नहीं रहे, और इस तरीके की वारदातें जो है, मैं तो बड़ा हतप्रभ हूं कि 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 287 या कुछ, और 300 करोड़ रुपए की घूस में पेशकश कर दी करी। ये कैसा प्रोजेक्ट था? जितने का प्रोजेक्ट है उससे ज्यादा पेशकश हो गई। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं तहकीकात करके बिल्कुल आलोक जी, सीबीआई जांच कर रही है और जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या सत्यपाल मलिक के कार्यकाल के दौरान कोई घोटाला हुआ है, क्या मामला। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय कुमार दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मोहसिन खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए।